हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजिली साहब का शेर है ये, और ये हमने जस्टिस BR गवई साहब को पेश किया है। क्यों किया है? जो हो रहा है जुडिशरी में, जो हुआ है उसकी वजह से किया है। तो खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जस्टिस मिल गए हैं, जस्टिस आलोक आराध्य और जस्टिस विपुल पांचोली। जस्टिस विपुल पांचोली, जो सब कुछ ठीक रहा देश में तो 2031 में देश के 60वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। और उसी पे मचा है बवाल पूरे देश में, मतलब पूरे देश में यानी जुडिशरी के अंदर जो बहस है जुडिशरी में अपॉइंटमेंट को लेकर, जो बहस है जुडिशरी में पारदर्शिता को लेके, जो चुनौती है जुडिशरी के सामने प्रोप्राइटरी स्वतंत्रता, अपनी नैतिकता को बनाए रखने की, और जिसमें इसी संदर्भ में जस्टिस BR गवई का जो कार्यकाल छोटा ही था, लेकिन अंबेडकर और उनकी पोस्चरिंग और उनके जो तमाम क्लेम थे, कुछ फैसले भी उन्होंने ऐसे किए, इससे पहले भी किए, बुलडोजर जस्टिस वगैरह वगैरह, काफ़ी सम्मान के साथ। उनसे जो एक उम्मीद बनी थी कि यार इनके टाइम पे तो चीज़ें ठीक रहेंगी, तो अब जो सामने आ रही हैं जानकारियां, उनसे एक ही चीज़ निकल रही है कि गवई साहब आप तो ऐसे ना थे, क्या करें। इस वीडियो में यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है ये पूरा विवाद जस्टिस विपुल पांचोली का, जिनको कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन की और 48 घंटे में बिजली की रफ्तार से, रॉकेट की गति से केंद्र सरकार ने वो नाम तत्काल उसको सहमति दे दी, स्वीकृति दे दी। जैसे ये बात आई 4-1, 5 लोगों का कॉलेजियम था, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस नागरत्ना। तो 5 में से 1 जस्टिस नागरत्ना ने इनके अपॉइंटमेंट पर भारी आपत्ति दर्ज की थी, ऐसी ऐसी बातें की थी जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उनकी असहमति को, उनके डिसेंट को दरकिनार करते हुए तत्काल बिजली की गति से आज तो नाम भी स्वीकृत हो गया। अब महामहिम सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। फिलहाल पंचोली साहब पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और उधर आलोक आराध्य साहब बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को 2 जज मिल गए। तो क्या है आपत्तियां, क्यों जस्टिस नागरत्ना ने इतनी सख्त टिप्पणी की, और कौन सा है वो दबाव, किसका है वो प्रभाव, कौन है वो नेपथ्य में बैठ के जो कंट्रोल कर रहा है, और जिसकी वजह से उस जुडिशियल फर्टिनिटी में जहां BR गवई साहब के बारे में बहुत मतलब अच्छी, अब करें तो करें क्या, उनकी जो पूरी एक अच्छी इमेज थी वो ऐसा लग रहा है कि धुलती हुई दिख रही है। इतने सारे उसमें सवाल बड़े वाले खड़े हो गए हैं कि कुछ कुछ मंजर वैसा याद आ रहा है जैसा चंद्रचूड़ जी के कार्यकाल का था। उनका तो कार्यकाल काफ़ी लंबा था। तो इस वीडियो में उसी पर हम बात कर रहे हैं। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को देखिए आखिर तक अगर आपकी रुचि है। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल ऑब्जर्वर। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नए अपॉइंटमेंट्स की जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। तबादलों की लंबी चौड़ी सूची सुप्रीम कोर्ट ने भेजी है, बड़े सारे लोग इधर से उधर किए गए हैं, उनमें नए 14 नाम प्रस्तावित किए हैं। जस्टिस BR गवई की लीडरशिप में जो कॉलेजियम ने, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जो फैसला लिया है, और जिसमें एक बड़ी कंट्रोवर्सी, एक बड़ा विवाद, बहस जस्टिस विपुल पांचोली के एलिवेशन को लेके है, जो गुजरात से आते हैं। गुजरात में वो बने थे जज, उसके बाद वहाँ से जब उनका तबादला पटना हाई कोर्ट हुआ था तब भी खासा बवाल हुआ था, खूब काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। वहाँ जो एडवोकेट्स की बॉडी है उसने प्रदर्शन किया था। इनकी एक लॉबी उनके पक्ष में थी, दूसरी विपक्ष में थी। उनको लेकर के क्यों किया गया था वो सब भी बातें हैं जो रिकॉर्ड पे हैं। और फिर उसके बाद अब 57 पे सीनियरिटी लिस्ट में है नेशनल पंचोली साहब, और बड़े बड़े ऐसे जस्टिस को, मतलब आप सोच सकते हैं नेशनल सीनियरिटी लिस्ट में 57वें पद उस पर थे, वहाँ से उनको कितने सारे लोगों को सुपरसीड करके उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया। लगभग उसी तरह का मामला है जैसे खन्ना साहब के मामले में हुआ था जब उनको एलिवेट किया गया था। तो इन्हें भी वहीं पे गुजरात हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल महिला हैं, वहाँ ढीरे साहब हैं, मोहिनी ढीरे बॉम्बे हाई कोर्ट में। इतने सारे सीनियर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उनको दरकिनार करते हुए, सुपरसीड करते हुए इनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया। क्यों? ये सवाल उठा रही हैं जस्टिस नागरत्ना, जिन्होंने मई में भी
कोलेजियम के सामने इनका नाम आया था तो उन्हें सख्त आपत्ति जताई थी। और कई उनके कारण थे, मुख्य 3 उनके कारण थे कि भाई जो कुछ हुआ गुजरात में, उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग को जस्टिस नागरत्ना ने तब भी कहा था कि उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग को कंसिडर किया जाए। किन परिस्थितियों में इनका तबादला करना पड़ा कोलेजियम को चंद्रचूड़ जी के टाइम पे, क्यों हुआ, जब इनको गुजरात से पटना भेजा गया और उसका क्यों विरोध हुआ, वो क्या परिस्थितियां थी। अब देश को तो नहीं मालूम, लेकिन ब्रदरहुड सोसाइटी जिसमें ट्रांसपेरेंसी की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, पारदर्शिता की बातें हो रही हैं, जस्टिस खन्ना ने तो पूरे देश के सामने रख दिया। यशवंत वर्मा वाले मामले को देखो, आप तय कर लो भाई साहब, हमने तो दे दिया। तो उस पोस्चरिंग के बाद, और कोलेजियम की चंद्रचूड़ जी के टाइम पे भी हुआ। हालांकि सब नारेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी ही करते हैं। अब गवाई साहब ने भी 15 अगस्त को तो बोला था कि साहब सुप्रीम कोर्ट तो डिक्टेट नहीं करता, हम तो इक्वल हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बराबर है, हम कोई सुपीरियर कोर्ट नहीं है, वो कोई इन्फीरियर कोर्ट नहीं है, हम अपनी तरफ से कोई उन पर थोपते नहीं है, हम थोड़ी उनके बॉस हैं। कोलेजियम तो वही डिसाइड करता है। क्यों उठाता ये मामला? विकास सिंह जी ने बोला, एससीबीए के चेयरमैन है, कि भाई आर्ग्यूमेंट, आप सिर्फ आर्ग्यूइंग लॉयर को ही बनाते हैं, उन्हीं का नाम क्यों एलिवेट करते हैं, दूसरे भी जज होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को आप हाई कोर्ट में भी भेजिए। उनकी अपनी एक मांग थी कि उनको भी मौका मिलना चाहिए, अच्छे लोगों को, जुडिशरी में क्वालिटी लोग आने चाहिए, और जुडिशरी में बहुत ज़रूरत है। ये बोल्ड होने चाहिए, फियरलेस होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। पर ऐसे लोग हैं कहाँ भाई, कहाँ हैं? जुडिशरी में इक्का दुक्का नाम होंगे तो होंगे, हम ये नहीं करें कि सब कुछ काला ही है। उम्मीद की बहुत किरण बाकी है। देश में भी बहुत लोग हैं जिसको ये गलतफहमी हो ना कि कुछ चंद लोग, उन्हें लगता है कि सत्ता को काबू में कर लेंगे, कब्जे में कर लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, कतई नहीं होने वाला। लेकिन चुनौतियां हैं, और चुनौतियां बताना उन्हें जरूरी है। हमारा तो यही काम है मीडिया का, फोर्थ स्टेट का। सवाल पूछिए, कमियां बताइए, जहां अच्छा हो वो भी हम बताते हैं। तो इस मामले में जस्टिस नागरत्ना ने लिखा, उनका वो नोट नहीं डाला गया वेबसाइट पे, वो उसकी बात भी कर रही है कि मेरा डिसेंट नोट, उन्होंने बाकायदा रिक्वेस्ट की कि मेरा डिसेंट नोट बताएं। अब जस्टिस नागरत्ना भी कोई ऐसा वैसा तो है नहीं नाम, बनेंगी देश की 2027 में पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला। ठीक है, कार्यकाल उनका गिनती के दिन है, 33 या 31 दिन है उनके, लेकिन ठीक है, तो ललित साहब के भी थे, यू ललित साहब के। तो सबके साथ वही है, सब बातें पोस्चरिंग करते हैं। इसलिए गवई साहब के बारे में ये कहना पड़ा, थोड़ा संकोच था लेकिन कहना पड़ा था, हमारा तो काम है। तो कहना पड़ा कि गवई साहब आप भी, क्योंकि जो पोस्चरिंग हो रही थी उस समय तो आपने यही बोला, 15 अगस्त में ही बोला, और भी कई मंचों से बोला, संविधान सबसे बड़ा है, तो देश को इतनी उम्मीदें आपने जगा दी। और इस वक्त ऐसे ही हो रहा है कि मूर्ति बनती है और एक लहर आती है, सब बह जाती है, लोग सोचते हैं कि अरे लीजिए। तो ये जो नागरत्ना जी ने रखी है बातें, सीनेटी की एक बात उन्होंने रखी, क्यों इतने सारे उसको दरकिनार किया गया, इतने सारे चीफ जस्टिस हैं, इनको 57वें उससे उठा के लाया गया। फिर गुजरात से ये तीसरे हो जाएंगे, 2 लोग ऑलरेडी हैं, पार्थिवाजा साहब हैं, अंजारिया साहब हैं, अब ये तीसरे आ गए। और उन प्रदेशों का नाम है, कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में है ही नहीं। 21 से ज़्यादा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसे हैं जिनको सुपरसीड किया गया, इनको ऊपर लाने के लिए। किसके इशारे पर, कौन है इनके पक्ष में? अब बहुत सारी बातें अभी तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो आई है निकल करके, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत से इनका रिश्ता है, इनके टाइम पे ही ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से राहुल गांधी की वो जो 2 साल की सज़ा वगैरह वाली थी। हम तो नहीं मानते क्योंकि हमारे पास कोई पुष्ट वो नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है भी तो फिर तो ये हुकूमत बिल्कुल चाहेगी। अब अत्यधिक फुर्ती तो हुई है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के, आप रोहिंटन साहब का कार्यकाल देख लीजिए, आप दूसरों का देख लीजिए, उन्होंने क्या क्या बातें उठाई, उन्होंने किस तरह की कोलेजियम की ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाए, उनको आपको देखना पड़ेगा। उन संदर्भों से आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि बिटवीन द लाइंस क्या है, क्योंकि जुडिशरी में तो सब कुछ पर्देदारी है। ट्रांसपेरेंसी की बात करने के बाद भी वो ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि अंदर से जो वो दिखाना चाहेंगे वही आपको दिखेगा, आप स्वयं नहीं देख सकते। तो वो एक सेलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी है, सेलेक्टिव, जिसको सब अपनी इमेज, अपने प्रोजेक्शन और अपने बारे में कि मैं, और ये जो बात कहते हैं ना लोग कि ये सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल सेंट्रिक है, सीजीआई सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, सबसे ज़्यादा बात गवई साहब ने की। अब उनके भतीजे का भी जिक्र आ रहा है इस संदर्भ में, वाकोड़े साहब हैं, अमरावती से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके चचेरे भाई के बेटे हैं, तो बयान तो आ ही गए हैं। अब कंट्रोवर्सी तो होगी, लेकिन हालांकि ठीक है, गवई साहब ने रिक्लूज कर लिया था अपने आप को, लेकिन नाम तो है भाई साहब उस सूची में, जो 14 नाम भेजे गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो उसमें नाम उनका भी है। अब ये बड़ा मुश्किल है ना जस्टिफाई करना, क्योंकि आप फिर ये भी कहते हैं कि यहाँ तो ब्रदर सिंड्रोम है, सिर्फ अंकल सिंड्रोम है, उन्हीं फैमिली के उससे सिलेक्शन होता है,
तो फिर ये दलील तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना देनी। देश में और भी तो सैकड़ों लोग होंगे, और भी तो कितने सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे, उन्हीं को चुना गया। तो कितना मतलब अद्भुत संयोग है। जैसा चंद्रचूड़ जी के बारे में, उनके पिता चंद्र, मतलब नाम है ना साहब, सबके सामने है कि कौन कौन कैसे कैसे बने। तो यहाँ पर आज के संदर्भ में क्योंकि 3 बातें इसमें हैं। एक तो ठीक है, आपने चुन लिया, आपने मान लिया, मंजूर, पर जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं, वहां से संदेह होता है। जैसे वोट चोरी के मामले में कि आप दे क्यों नहीं रहे भाई, डेटा क्यों नहीं दे रहे, फिर आखिर में इतनी बहस, उसके बाद फिर 65 लाख की सूची दी। अब वो तो आ जाएगा सामने कितने, बाकी तो रिपोर्ट में आपको रोज दिख ही रहा है। देखिए, जो सोशल मीडिया के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कर रहे हैं, उसका कुछ अंदाजा है आपको कितना बड़ा काम है वो, जो लोग वहां जाकर जोखिम लेके कर रहे हैं, जो रोज आपको सूचियां दिखा रहे हैं, रोज आपको बता रहे हैं कि अमुक घर में इतने नाम है, अमुक घर में इतने नाम, इतने मृत। ये काम किसको करना था? चुनाव आयोग को। उसने किस पे डाल दिया? यहाँ पे भी क्या हो रहा है इस मामले में कि जस्टिस नागरत्ना, जिन्होंने विसिल ब्लोअर एक तरीके से काम किया, उसका काम किया विसिल ब्लोअर का, जिन्होंने रखा, कम से कम देश के सामने तो चीज आई। अब उनका डिसेंट नोट क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी, वो दे दीजिए। अगर आप वाकई ट्रांसपेरेंसी में यकीन रखते हैं, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? लोकतंत्र है, 4 की भाई नियम है, 1980 का 3rd जज वाला फैसला है कि कोलिजियम में अगर 3 लोग पक्ष में हो, 2 नहीं हो तो नहीं कर सकते। फिर सीजीआई के ऊपर बाध्यता है कि वो उस नाम को नहीं बढ़ाएगा। 4-1 में है, तो 4 नाम थे पक्ष में, 1 विपक्ष में। तो उनका जो डिसेंट नोट है, उनकी जो रीजनिंग है, वो तो रखिए, लेकिन वहां गोलमोल है, सारा सब गोलमोल है। तो जो संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं, उनको फिर आप जो सवाल उठाएं, जो रखें देश के सामने, ठीक है। सीजेआर है जो सेंटर फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म, उस पर जो काम करती, उसने तथ्य रखे। हर आदमी की तो हैसियत ही नहीं है, समझ ही नहीं है, वहां तक जब चीजें होके गुजर जाती हैं तब तक भी समझ में नहीं आती। तो जो इस पूरी कहानी को समझता है, जो उस पूरे सिस्टम को समझता है, उसके न्यूएंसेस, डायनेमिक्स वही कर सकता है। तो उन्होंने ये बात रखी सामने कि भाई जिस तरीके से आप कर रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण बात रखी है जस्टिस नागरत्ना ने कि पांचोली साहब अगर सीजीआई बनते हैं तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा जुडिशरी के लिए। जुडिशरी की और कोलेजियम की जो प्रतिष्ठा है, इंटीग्रिटी है, उसको खतरा है। कितने बड़े, इससे बड़े शब्द हो सकते हैं? हाईएस्ट जुडिशरी के लिए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए इससे बड़े क्या खतरे हो सकते हैं, इससे बड़े क्या कंसर्न्स हो सकते हैं? लेकिन और फुर्ती से कहीं वो ना हो जाए। तो ये तो समझ में आता है ना। यहाँ तो 6-6 महीने नाम, लोग रोते हैं, आंसू बहा रहे थे हमारे टीएस ठाकुर साहब। उसके बाद आप देखिए अलग अलग मंचों से बोलना पड़ा। याद कीजिए जरा चंद्रचूड़ जी के टाइम पे कितना उनको पोस्चरिंग करनी पड़ी कि एसजी को बुला और एजी को बुला, अटॉर्नी जनरल को, कि नहीं 1 हफ्ते में करिए, क्यों आप रख के बैठे हैं। कितनी कितनी बातें, किस किस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स। और फिर उसमें बात हुई कि इसलिए मिलना जुलना पड़ता है सीजीआई को, सरकार से बात करनी पड़ती है, उनके पास नाम होते हैं, उसमें सहमति बनानी पड़ती है, उसके लिए ये पर्दे के पीछे जो बात आती है, गिव एंड टेक के 2 तुम्हारे, 1 हमारा, 1 तुम्हारा, 2 हमारे, इस टाइप की जो बातें हैं, तो उसकी पुष्टि होती हुई दिख रही है ना इस घटना से, क्योंकि ओपेक है। लीफलेट में आप पढ़िए, दूसरी जगह आप पढ़िए कि किस तरह से उसकी मीमांसा, उसकी व्याख्या, पर्दे के पीछे क्या वजह है। जानकारी जब कोई ना दे तो कुछ गड़बड़ है, जानकारी मिले तो ठीक है, देश अपने आप फैसला कर लेगा, लोग देख लेंगे भाई ठीक है चलो, क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन जानकारी क्यों नहीं मिल रही है बताइए। आप कोई राय है इस बारे में आपकी, तो अपने कमेंट से बताइएगा, आपकी क्या समझ बनती है बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि जुडिशरी को समझ लीजिए, इस समय जो पूरा चेक एंड बैलेंस है ना पूरे कॉन्टेक्स्ट में, वो जुडिशरी उसका सबसे महत्वपूर्ण संतुलन का केंद्र है। और वहीं से, क्योंकि सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, जब गलत कुछ हो जाए, जब सियासत कुछ अपनी चीज थोपने की, लादने की, करने की कोशिश करे। कितने उदाहरण आप देख लीजिए, वनतारा का मामला देख लीजिए, जो आपके वोट चोरी का मामला देख लीजिए, आप बुलडोजर जस्टिस का मामला देख लीजिए, आप यूएपीए का देख लीजिए, आप ईडी का देख लीजिए। रोज चारों तरफ तो बिखरे हुए हैं। स्टेट किस तरीके से लाता है, किस तरीके से आम आदमी को, उसके अधिकारों को, किस तरीके से उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी की बात हो रोज, तो कौन बोलता है? ये जो अभी सवाल उठ रहा है कि गवर्नर बड़े या राष्ट्रपति को आप आदेश दे देंगे, या संविधान के अंदर जो प्रावधान है उसकी व्याख्या जुडिशरी कर सकती है। और वहीं पर ऐतराज है, दिक्कत है, क्योंकि जुडिशरी में अगर कोई ऐसा इंडिपेंडेंट थॉट का आदमी हो, स्वतंत्र बुद्धि का, जिसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना हो, जो किसी उससे प्रभावित ना होता हो, आती है ना ऐसी खबरें, आपको भी पढ़ी होंगी आपने। इसी तरीके से जुडिशरी में ऐसे बहुत सारी वॉइसेस हैं जिनको हम सुनते हैं। उसको हुकूमत तो बाद में बोल ही देगी, उसको तो डिस्क्रेडिट करना है कि अर्बन नक्सल हैं, ये तो विदेशी ताकतों के हाथ पे खेल रहे हैं, इनका तो एजेंडा कुछ और है, चाहे वो कोई भी हो, हम और आप सुनते रहते हैं।
और अपनी राय भी बनाते हैं। उसके बाद जब चीज़ें सामने आती हैं तो साहस करते हैं, है ना, उससे ऐतराज़ है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये समझना जरूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो सारी कवायद चल रही है इसमें असली क्या है, नकली क्या है। क्योंकि इन दिनों सब ऐसे ही चल रहा है, दिखाओ कुछ करो कुछ, कथनी करनी के अंतर वाला पब्लिक परसेप्शन में बस चीज़ें वो बनी रहें। और परसेप्शन की बात कितनी इंपॉर्टेंट है वो आप देखिए, हर तरफ आपको नजर आ जाएगी। अभी दिल्ली में वो चल रहा है आरएसएस का 100वां जो साल मना रहे हैं अपने वर्षगांठ का, उसका आयोजन चल रहा है। तो कई दिन के कार्यक्रम में विज्ञान भवन में कल भी भागवत जी बोले थे, आज भी भागवत जी बोले, और कल तो सवालों का सामना भी करने वाले, तमाम सवालों का। तो उसमें उन्होंने ये बात परसेप्शन की बोली है कि संघ के बारे में लोगों का परसेप्शन क्या है। और आए दिन परसेप्शन की तो बात होती है, इसीलिए तो जुमलों का, इसीलिए तो नारों का, लोक लुभावने उसका महत्व है। और उसी परसेप्शन की इस समय दिक्कत है, क्योंकि अभी तक विपक्ष परसेप्शन के मामले में इस हुकूमत के नज़दीक नहीं पहुंच पा रहा था। नंबर गेम में भी पीछे था, इस बार नंबर गेम भी थोड़ा ठीक ठाक है और परसेप्शन में भी ठीक ठाक पैतरेबाजी सीख ली है विपक्ष ने। राहुल गांधी ने जो जिस तरीके से प्रस्तुत किया उसने हिला के रख दिया है, वोट चोरी के मामले में, दूसरे जो तमाम सारे मामले उनमें। तो अब इन्हीं का पैतरा इन पर भारी पड़ रहा है, तो अब दिक्कत हो रही है। थोड़ा फटीक फैक्टर भी हो ही गया है कि भाई अब हो गया, देश को काफ़ी हो गया, अब जाए मार्गदर्शन मंडप में, लोग नए आए, इधर के आए या उधर के आए, वो तो मतदाता तय करेंगे। और मतदाता कैसे तय करेंगे उसका जुगाड़ इन्होंने कर रखा था पूरा। अब वो मामला खुल गया तो थोड़ी मुश्किल हो रही है। क्यों? आपका क्या सोचना है इस मुद्दे के बारे में, हमें अपनी राय से अवगत कराइए। खबर जो थी वो हमने आपके सामने रख दी। अभी तो ये जो पूरी उथल पुथल है ना, ये सिर्फ प्राथमिक संकेत हैं उस सुनामी के, उस भूकंप के जो आने वाला है। क्योंकि सियासत की गद्दी हिल गई है, डोल रही है। तो अब जब गद्दी डोलती है, जब कुर्सी हिलती है, तो आदमी फिर उसे बचाने के लिए तो जो कुछ करता है वो ऐसी ही चीज़ें होती है ना। अब अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। और चैनल अगर पसंद आए, हमारा प्रयास यदि पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। नमस्कार।